26 को पेपर है आपका, तो तैयारी कुछ ऐसी करनी है कि आपके एग्जाम में वो सारी तैयारी काम आए। तो आज की इस क्लास में, इस मैराथन क्लास में, क्योंकि थोड़ा लंबा है, थोड़ी लंबी वीडियो है, मैराथन ही बोलते हैं सब लोग, तो मैराथन क्लास, लाइव क्लास, ये वाला कुछ नहीं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा और इससे बाहर तो नहीं आएगा। इसका मतलब होता है अगर आज आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपके लिए तो नुकसान करेगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है। तो आज की इस क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, ऐसे 30 क्वेश्चन, और इन्हीं से घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाना है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप यूके बोर्ड के स्टूडेंट है या आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, देख लीजिए आप कोई से भी हो तो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लासेस की। यहां पर है पहला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना विधियां समझाइए। सबसे पहली बात तो है आपको लिखना है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसी भी देश में देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित किए गए समस्त साधन आयों के योग को, साधन आयों के योग को, जिसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय शामिल किया जाता है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एनएनपी-एफसी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, तो यहां पर आपको बनाना है छोटा सा फ्लो चार्ट, जिसमें कुछ इस तरह से आप गणना की विधियों के लिखेंगे कि राष्ट्रीय गणना की 3 प्रमुख विधियां होती हैं। इसका मतलब ये हुआ आपको लिखना है उत्पाद विधि के बारे में। उत्पाद विधि को हम मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा है आपका आय विधि, और तीसरा है व्यय विधि। अब क्या करना है, जैसे ही आप इन तीनों के बारे में लिख देंगे, उसके बाद तुरंत बाद आपको क्या करना है, यहां पर इसका डिटेल से एक एक करके आपको डिटेल लिखना है पूरा। ठीक है, मतलब तीनों के लिए डालेंगे आप हेडिंग यहां पर कुछ इस तरह से। यहां पर नंबर 1 आप लिखो उत्पाद विधि। उत्पाद विधि के द्वारा किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना करती है, पूरा विद फार्मूला। सबसे पहले तो उसका अर्थ लिखो, फिर इसका सूत्र लिखो। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है क्या चीज, आय विधि। यहां पर भी सेम आपको क्या लिखना है, इसका अर्थ लिखना है और लिखना है सूत्र। और तीसरा यहां पर हम लिखेंगे कौन सा विधि, व्यय विधि। और यहां पर भी लिखना है व्यय विधि का अर्थ और उसका सूत्र। चलो ठीक है, ये तो लिखना है। अब ये है क्या, उत्पाद विधि के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम, उत्पाद विधि, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्पाद विधि, या इसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, अब उत्पाद विधि क्या है, किसी भी देश में, किसी भी देश में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित किए गए अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का योग करके यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और यहाँ पर राष्ट्रीय आय गणना करने सबसे पहले निकाला जाता है क्या चीज, उत्पाद मूल्य। और उत्पाद मूल्य का मतलब होता है कि हम वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, प्लस बेचने के बाद हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, जैसे ही उत्पाद मूल्य आ जाता है, फिर हम निकालते हैं क्या चीज, मूल वृद्धि। क्या निकालते हैं, मूल वृद्धि। और यहां पर मूल वृद्धि का फॉर्मूला होता है उत्पाद विधि माइनस मध्यवर्ती मूल्य, माइनस मध्यवर्ती मूल्य, यानी कि जो हमारा कच्चा माल वगैरह होता है। जैसे ही मूल वृद्धि आ जाता है, इसके बाद हम निकालते हैं कुल मूल वृद्धि। कुल मूल वृद्धि यानी कि GVAMP। इसको निकालने के लिए जो भी मूल वृद्धि है हर एक सेक्टर का, वो हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू एडेड ऑफ टर्सरी सेक्टर। कुल मूल वृद्धि आने के बाद यहां से हम निकालते हैं शुद्ध मूल वृद्धि। क्या निकालते हैं, शुद्ध मूल वृद्धि। शुद्ध मूल वृद्धि को बोलते हैं हम NVAFC।
और इसी को आगे जाके बोलते हैं हम एनडीपीएफसी। क्या करते हैं, इसके लिए जो भी जीवीएमपी आया है, जो कि जीडीपीएमपी होता है, उसमें से हमें माइनस करना होता है मूल्यह्रास और माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है राष्ट्रीय आय का। क्या चीज, राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनडीपीएफसी में प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम जोड़ देते हैं। ये आपको मैंने सूत्र के हिसाब से बताया। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको व्याख्यात्मक रूप से लिखना है। आपके एग्जाम में क्या होता है ना, सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं पूछे जाते, किसी एक के बारे में पूछा जाता है डिटेल से। तो डिटेल से बताएंगे तो ये हो पाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया उत्पाद विधि। दूसरी विधि है आय विधि। कौन सी विधि है, आय विधि, इनकम मेथड। इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के साधन आयों का योग किया जाता है। साधन आयों का मतलब होता है, यहां पर साधन आयों को जैसे योग करेंगे तो हमें मिलेगा घरेलू आय। क्या मिलेगा, घरेलू आय। घरेलू आय का मतलब होता है एनडीपीएफसी। इसके लिए समस्त प्रकार के साधन आयों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे भूमि से मिलने वाला किराया, कहीं कहीं इसको लगान भी लिखा जाता है। ठीक है, पूंजी से मिलने वाला ब्याज, प्लस श्रमिकों को मिलने वाली वेतन या इसको बोलते हैं पारिश्रमिक। ठीक है, प्लस लाभ, प्लस इसके अलावा जो स्वरोजगार लोग होते हैं, जो किसी के अंडर में काम नहीं होता, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगारों को मिलने वाली, स्वरोजगारों की मिश्रित आय। ठीक है, यहां पर जैसे ही आ जाता है, इसके बाद हम निकालते हैं यहां पर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एनएनपीएफसी, और एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम एनडीपीएफसी में विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं। और इसमें एक पॉइंट और आता है, वो है परिचालन अधिशेष। याद रखिएगा, कभी अलग से पूछा जाता है परिचालन अधिशेष क्या होता है, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिचालन अधिशेष का मतलब होता है कि RIP शॉर्टकट में, आर फॉर रेंट किराया, आई फॉर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और पी पर प्रॉफिट, इन तीनों का जो टोटल होता है वो परिचालन अधिशेष होता है। यहां पर भी इसको थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, उदाहरण के साथ हो जाएगा। तीसरी विधि है व्यय विधि। कौन सी विधि बेटा, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि में 4 प्रकार के व्यय होते हैं। सारे व्ययों का योग करके हम निकालते हैं कुल व्यय, और यहाँ कुल व्यय ही आपका जीडीपीएमपी होता है। तो सबसे पहले जीडीपीएमपी निकालने के लिए दिए गए व्ययों को जोड़ेंगे। कितने प्रकार के व्यय होते हैं, 4 प्रकार के। इसको बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, प्लस शुद्ध निर्यात। इन चारों प्रकार के व्ययों को आपस में जोड़ेंगे, जीडीपीएमपी आ जाएगा। और उसके बाद हम निकालते हैं क्या चीज, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम जीडीपीएमपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद लास्ट में विदेशों से प्राप्त साधन आय यानी कि एनएफए को जोड़ देते हैं। ये हो गया व्यय विधि। तो आपको राष्ट्रीय के तीनों विधियों को एक्सप्लेन करना होगा। फिलहाल कोई एक विधि आता है तो उसको कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य मदे बताइए। सबसे पहले तो आपको बताना है भुगतान संतुलन क्या है। एक देश का शेष विश्व के साथ किए गए सभी प्रकार के आर्थिक सौदों का लेखा जोखा भुगतान संतुलन होता है, कि एक देश का विदेशों के साथ कितना लेन देन हो, सभी प्रकार के मदों का। ठीक है, सभी प्रकार के मदे, सभी प्रकार के सौदे, मतलब वो सौदे चाहे सरकारी हो चाहे वो सौदे गैर सरकारी हो, सभी प्रकार के सौदों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। उसके बाद होती है इसकी मुख्य मदे। अगर हम
भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट की मुख्य मदों की अगर बात करते हैं तो इसमें 4 प्रकार की मदें शामिल होती है। सबसे पहले इसमें आती है दृश्य मदें, दृश्य मदें। दूसरा इसमें आती है अदृश्य मदें, ठीक है। दृश्य मदों को बोलते हैं इंग्लिश में विजिबल, विजिबल गुड्स, इसको बोलते हैं इनविजिबल, ठीक है। तीसरा होता है पूंजीगत अंतरण, पूंजीगत अंतरण। और चौथा होता है एक पक्षीय हस्तांतरण, ठीक है। 4 प्रकार की मदें इसमें शामिल होती है। जब हम यहाँ पर दृश्य मदों की बात करते हैं, ये वो मदें होती हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, मतलब सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं दृश्य मदों के अंदर। अब इसमें एक्सप्लेन देना है, एग्जाम्पल देना है। सभी प्रकार की भौतिक मदें मतलब जैसे मशीनी हो गई, कपड़े हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, मसाले हो गए, मोबाइल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, चिप हो गए, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। दूसरा है अदृश्य मदें। अदृश्य मदें ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम ना ही देख सकते ना ही छू सकते। बेसिकली इसमें जितनी भी प्रकार की सेवाएं होती हैं, चाहे वो कारक सेवाएं हैं यानी कि फैक्टर हो, चाहे नॉन फैक्टर हो, सभी प्रकार जिनको देख नहीं सकते, जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा श्रम हो गया, इसके अलावा पूंजी हो गया, निवेश हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। इनको देखा नहीं जा सकता लेकिन इनका यूज किया जाता है। पूंजीगत अंतरण, जितने भी पूंजीगत, पूंजीगत का मतलब होता है दीर्घकालीन, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, भविष्य से संबंधित होते हैं, ऐसे सौदों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सौदे होते हैं, सौदे तो नहीं कर सकते, एक पक्षीय होता है जो या तो लिया जाता है या दिया जाता है, जैसे दान हो गया, जैसे ग्रांट हो गया, जैसे इनाम हो गया, जैसे गिफ्ट हो गया, ये सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है क्योंकि एक देश से दूसरे देश में ये आ रहा है या जा रहा है। तो भुगतान संतुलन को पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, जो समझना है जरूरी टॉपिक है, वो है उपभोक्ताओं के साम को उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो है आपको समझना है कि उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यहां पर उपभोक्ता संतुलन के बारे में बताइए, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक उपभोक्ता अपने किए गए व्यय की तुलना में उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अगर उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उस स्थिति को उपभोक्ता संतुलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहां पर लिखना है आपको उदासीनता वक्र के नाम से, उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग को दर्शाने वाला वक्र है जहां पर कोई भी उपभोक्ता किसी भी संयोग को विशेष महत्व नहीं देता, सभी को समान रूप से देखता है, इसको उदासीनता वक्र। तो इस प्रकार से उदासीनता वक्र के द्वारा उपभोक्ता के संयोग के लिए जिस उदासीनता वक्र को ऊंचे से ऊंचा स्तर छूना होता है, इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर उदासीनता वक्र के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की 2 प्रमुख शर्तें हैं। नंबर 1 शर्त कि क्या होना चाहिए, उदासीनता वक्र किसको, बजट रेखा को या कीमत रेखा को, बजट रेखा को क्या करे, स्पर्श करे, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा बजट रेखा, क्या हो गया बजट रेखा, ए और बी। अब उदासीनता वक्र बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनना चाहिए। तो जिस बिंदु पर ये आपस में छुएगा उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे कि उसका बजट और उदासीनता मतलब जो बजट उपयोगिता स्तर दोनों बराबर है। मैंने जो बजट बनाया उसी बजट के अनुसार मेरी उपयोगिता मिल रही है, ऐसे बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता संतुलन। साथ ही साथ इसमें दूसरा होना चाहिए कि संतुलन बिंदु पर MRS सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसा होना चाहिए, घटता होना चाहिए। मतलब जिस बिंदु पर संतुलन हो वहां पर अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर की बात करते हैं वो घटता हुआ होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ये हमारा कीमत रेखा है,
ये हमारा पहले वाला पॉइंट है। अगर कुछ इस तरह से होता तो गलत है। ये हमारा ठीक है प्रतिस्थापन दर इस पे घट रहा है, लेकिन इस पे हमारा प्रतिस्थापन दर जो है बदलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में स्थिर नहीं हो रहा है। तो इस बिंदु पर ये टच कर रहा है, इस बिंदु पर भी टच कर रहा है, इस बिंदु पर भी, लेकिन किसी इन तीनों बिंदु पर एम एन ओ तीनों बिंदु पर जो है स्थिर नहीं है। इस बिंदु पर ये स्थिर है क्योंकि इसके बाद ये दोबारा टच नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता संतुलन बचते हैं। तो यहां पर आपको दोनों डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना होगा, राइट। आगे बढ़े, यहां पर है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। हालांकि अब दो में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हाँ सॉरी, तो यहां पर पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर पूछा गया है। तो आप तीनों के बारे में पूछा रहा है, तो यहां पर एक तरफ लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा हो गया एकाधिकार। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, कभी पहले आ चुका है एक बार बोर्ड में। उसके बाद इतना लंबा एक साथ तो नहीं आता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता, ठीक है। तीनों के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहला तो काम तीनों का क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है जहां पर किसी समरूप वस्तुओं के बहुत सारे क्रेता विक्रेता मिलके वस्तु का क्रय समान कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं। इस बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और वो अपनी स्व इच्छित कीमत पर वस्तु का क्रय विक्रय करता है। इस बाजार में बहुत सारे क्रेता विक्रेता होता है, उनके पास जो है समान उपयोगिता वाली विभेदात्मक वस्तुएं होती हैं, उनका क्रय विक्रय करते हैं। अर्थ लिखने के बाद फिर इनके अलग अलग प्रकार से इनकी पहले अर्थ लिख दिया जैसे मैंने बताया। फिर हम पहले लिखिए विक्रेताओं की संख्या, विक्रेताओं की संख्या। इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या अनेक होती है, इस बाजार में एक ही विक्रेता होती है, इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यहां पर लिखेंगे वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार। यहां पर कैसी वस्तु होती है, यहां पर समरूप वस्तुएं होती हैं, यहां पर एक ही वस्तु होती हैं, और यहां पर विभेदात्मक वस्तु होती है, विभेदात्मक वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर लिखिए वस्तु की कीमत, यहाँ पर वस्तु की कीमत समान होती है, यहाँ पर वस्तु की कीमत विभेदात्मक बदलती चली जाती है, और यहाँ पर वस्तु की कीमत में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। वस्तु अंतर होगा तो उसकी कीमतों में भी अंतर होता है। इस प्रकार से डिटेल से इसकी आपको अंतर लिखते चले जाना है, ठीक है। फिलहाल मैं बता दूं, तीनों को अलग अलग बताने की कोशिश करता हूं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इससे से अर्थ है एक ऐसा बाजार होता है जहां पर एक समान वस्तु, यहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा किया जाता है, मांग और पूर्ति के आधार पर होता है, जहां पर कोई भी क्रेता या विक्रेता वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इस बाजार में क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, सबको वस्तु की कीमत का पता रहता है, बाजार की स्थिति का पता रहता है। इस बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। इस बाजार में कोई भी विक्रेता प्रवेश कर सकता है और बाजार को छोड़ के जा सकता है, स्वतंत्र प्रवेश होता है, ठीक है। एकाधिकार बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, एक ही वस्तु होती है, उसका कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण एकाधिकार खुद करता है। इस बाजार में प्रतियोगिता नहीं होती है, इस बाजार में वस्तु का विक्रय लागत नहीं होती है, केवल सूचना के लिए विज्ञापन करना पड़ता है। इस बाजार में नए फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होता है, उनको प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, ठीक है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। इस बाजार में वस्तुओं के बीच में अंतर पाया जाता है, ऐसे में वस्तुओं की कीमतों में भी अंतर होता है। इस बाजार में विक्रेताओं के बीच में अपनी वस्तु की विक्रय के लिए बहुत अधिक प्रतियोगिता होती है, इसके लिए वो विज्ञापन का सहारा लेते हैं। यहाँ पर विक्रय लागत अधिक होती है। यहाँ इस बाजार में नए फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र तो होता है, लेकिन उनमें कुछ शर्तें पाई जाती हैं। इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो आप इन सभी चीजों की विशेषताओं को पढ़ेंगे तो विशेषताओं से ही इसका अंतर आसानी से आप लिख सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति की अवधारणा को चित्र सहित समझाइए। आपको दोनों के बारे में बताना है। यहां पर सबसे पहले तो बताइए समग्र मांग के बारे में। समग्र मांग को हम सामूहिक मांग भी बोलते हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। किसी भी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के समस्त मांगों के योग को समग्र मांग कहते हैं, और वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो व्यय करते हैं उन व्ययों का योग क्या कहलाता है? कुल व्यय कहता है, और कुल व्यय को ही सामूहिक मांग के नाम से जाना जाता है। व्यय दो प्रकार की होती है, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। ऐसे में उपभोग व्यय और निवेश व्यय का टोटल ही सामूहिक व्यय मांग होता है। जब भी हम सामूहिक मांग के ग्राफ के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले इसका टेबल जरूर बताएंगे कि ये टेबल हमेशा डिपेंड करता है आय पर। तो यहाँ पर हो गया आय, आय का एक भाग उपभोग पर होता है, एक भाग निवेश होता है, फिर उन दोनों का टोटल होता है सामूहिक मांग। ठीक है, तो आय 0 से स्टार्ट होता है, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया। तो थोड़ा इजी एग्जांपल और लोगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर ये हो गया 200, 400, 600, 800 और ये हो गया 1000। इसी आधार पर जीरो इनकम पर कुछ ना कुछ हमारा खर्च होता रहता है। 100, 200, 300, 400, 500, 600। और हमारा जो निवेश हमेशा कैसा रहता है? स्थिर रहता है। अल्पकाल में निवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हर स्तर पर। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा 300, 400, 500, 600, 700 और 800। ऐसे में जब ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले निवेश, ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा क्या चीज? उपभोग। निवेश और उपभोग का टोटल इस प्रकार से होगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। ये ग्राफ के साथ बताना है और डिटेल से बताना है। फिर आता है हम वहां पर सामूहिक पूर्ति में। सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई। एक देश में रहने वाले सभी उत्पादों के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के कुल योग को हम क्या बोलते हैं? सामूहिक पूर्ति कहते हैं। सामूहिक पूर्ति उस देश की कुल आय को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में किसी भी देश का सामूहिक पूर्ति उस देश के आय के बराबर होता है, क्योंकि आय के दो भाग होते हैं। एक भाग हमारा होता है उपभोग व्यय और दूसरा होता है हमारा बचत। ऐसे में हमारा सामूहिक पूर्ति के भी दो हिस्से होते हैं, C+S। ठीक है, अगर दोनों की अगर बात करते हैं तो दोनों का उदाहरण के साथ रिप्रेजेंट करो तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका आय, फिर हो जाएगा व्यय यानी कि उपभोग व्यय। उपभोग के बाद जो बचेगा उसको हम बोलेंगे बचत, और बचत के बाद आता है हमारा सामूहिक पूर्ति। ये हो गया हमारा 0, 200, 400, 600, 800 और 1000। ठीक है, उपभोग व्यय सेम ले लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600। और यहाँ हो गया बचत, दोनों को माइनस कर देंगे, -100, 0, 100, 200। उपभोग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बचत भी बढ़ेगा। अब इन दोनों का टोटल करते हैं 0, 200, 400, 600, 800 और ये हो गया 1000। अब यहाँ पर इसका डायग्राम बनाइए, क्योंकि आय में और सामूहिक पूर्ति में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। तो ऐसे में सामूहिक पूर्ति वक्र हमेशा ये 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आय और यहाँ पर लिखते हैं हम सामूहिक पूर्ति। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन में डाउट है तो मैं, क्योंकि एग्जाम पास है, डाउट को मन में रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका ही नुकसान होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या डाउट है उसकी मैं। और दूसरी बात है, कल मैं शाम के 6 बजे 23 फरवरी शाम के 6 बजे लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ, तो लाइव क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। उसमें भी कुछ और ऐसे कुछ टॉपिक बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। आय प्रवाह के चक्राकार स्वभाव की व्याख्या कीजिए, या फिर इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आय के चक्रीय प्रवाह। इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक देश में उत्पादन के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होकर उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब उत्पादन की प्रक्रिया के लिए उत्पादन के फर्म और क्या चीज और घरेलू क्षेत्र के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। तो घरेलू क्षेत्र इनको उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधन उपलब्ध करते हैं,
और बदले में ये इनको वस्तु और सेवा उपलब्ध कराते हैं। इससे फर्म के द्वारा क्या होता है, उत्पादन का जन्म होता है, उत्पादन से आय होता है और आय से फिर व्यय का जन्म होता है और व्यय से पुनः उत्पादन होता है। इस प्रकार से आय का जो चक्र चलता रहता है, इसी चक्र को आय के चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस चक्र के 3 स्थितियां हैं प्रमुख। नंबर 1 उत्पादन। इस उत्पादन के क्षेत्र में क्या होता है, आय का सृजन होता है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करके उनको मार्केट में बेचा जाता है, उससे आय का सृजन होता है। जैसे उत्पादकों को आय होता है तो दूसरी स्थिति आय, यहां पर आय मतलब आयों का क्या होता है, आय का वितरण होता है, जिनसे जिनसे जो साधन का प्रयोग किया उन साधनों के बदले में उनकी आय की प्राप्ति। जैसे ही घरेलू क्षेत्र को आय की प्राप्ति होती है, घरेलू क्षय व्यय करते हैं, मतलब यहां पर क्या जाता है, आय का क्षरण होता है, आय का क्षरण होता है, मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आय पर व्यय किया जाता है। आय का जब क्षरण होता है वो किस पर होता है, वस्तु और सेवा पर, तो पुनः उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो कभी खत्म नहीं होती है, जिसकी ना आदि है ना अंत है, ऐसे प्रक्रिया को ही आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो जरूर पढ़ना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता मूल्य स्वीकार करता है, जबकि एकाधिकार के अंतर्गत विक्रेता मूल्य निर्धारित करता है। विवेचना कीजिए। तो सबसे पहली बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता, आपको क्या लिखना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अनेक क्रेता एवं अनेक विक्रेता होते हैं और इस बाजार में समरूप बस्ती होती है और बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति के द्वारा होता है। और ऐसे में बाजार द्वारा कीमत निर्धारण को कोई भी एक क्रेता और कोई भी एक विक्रेता किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता। जब एक क्रेता और विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है, तो ऐसे में कोई भी एक विक्रेता जो इस बाजार में प्रवेश करता है, उस बाजार की प्रस्तुत कीमत को ही क्या होता है, अपनाना पड़ता है। तो क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत पर कोई भी क्रेता विक्रेता प्रभावित नहीं कर सकता, तो ऐसे में जो पहले से कीमत चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आलू का बाजार है, अगर इस समय 50 रुपए में 2.5 kg आपको आलू मिल रहा है, या फिर 50 रुपए में 5 किलो आलू मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है पूरे बाजार में आपको यही रेट देखने को मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं। सबके पास 50 रुपए में 5 किलो आलू मिलेगा, जो उससे कम में देना चाहेगा बाकी सब लोग उसको निकाल के नहीं, तू नहीं रह सकता। ऐसे में बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही सभी विक्रेताओं को वस्तु को बेचना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं विक्रेता इस बाजार में मूल्य निर्धारक होता है। जैसे मान लीजिए ये बाजार है, कौन है, ये बाजार है, बाजार में वस्तु की मांग है और ये पूर्ति है, तो मांग और पूर्ति के द्वारा यहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हो गया। और ऐसे में इधर यहां पर फर्म हो गया, यानी कि विक्रेता हो गया, इसी कीमत को आगे बढ़ाते हुए इनको अपनी कीमत रखना पड़ता है और इसी पर वस्तु का क्रय विक्रय करना पड़ता है। इसी कारण से एक पूर्ण प्रतियोगिता में एक विक्रेता को कीमत स्वीकार कर सकते, स्वीकारक कहते हैं। जबकि वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, वहीं पर हम बात करते हैं कौन है यहां पर, एकाधिकार, एकाधिकारी की। एकाधिकारी बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और यहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण स्वयं विक्रेता करता है। क्यों, क्योंकि यहां पर विक्रेता ही बाजार होता है, विक्रेता ही उद्योग होता है, उद्योग और विक्रेता में यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होता है। ऐसे में वस्तु की कीमत का निर्धारण वो स्वयं करता है। इसी कारण से एकाधिकारी को कीमत निर्धारक और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म में कीमत स्वीकारक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को प्राइस टेकर और एकाधिकार में बोलते हैं प्राइस मेकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यावसायिक बैंकों की परिभाषा दीजिए और उसके प्रमुख कार्यों को बताइए। यहां पर सबसे पहले लिखिए व्यावसायिक बैंक की परिभाषा। व्यावसायिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो जनता के साथ व्यवहार करती है, जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करती है, उनके मांगने पर उनकी जमाओं को वापस करती है, साथ साथ उनकी आवश्यकता पर उनको ऋण भी उपलब्ध करती है। ये सारे कार्य व्यावसायिक बैंक लाभ की आशा में करते हैं, इसलिए इसको व्यावसायिक बैंक के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण जरूर दीजिएगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे ऐसी बैंकों की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरी बात करते हैं व्यापारिक बैंकों के कार्य। अगर व्यापारिक बैंकों की कार्यों की बात करते हैं, इसके कार्यों को दो भागों में बांटा गया। एक है व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य, दूसरा होता है व्यापारिक बैंकों मुख्य कार्य के अंतर्गत तीन कार्य होते हैं। नंबर एक, जमा स्वीकार करना, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख कार्य ही पूछा गया है, जमा स्वीकार करना। नंबर टू हो गया इसमें ऋण प्रदान करना, और नंबर थ्री का हो गया यहाँ पर साख का सृजन करना। साख सृजन करना। एक व्यापारिक बैंक द्वारा लोगों से उनकी जमाओं को स्वीकार किया जाता है। ऐसे में जमा स्वीकार करने के लिए ये चार प्रकार के खाते स्वीकार। एक होता है बचत खाता, इसको बचत जमा कहते हैं। दूसरा होता है चालू खाता, जहां पर जो जमा होता है चालू जमा कहते हैं। तीसरा होता है सावधि जमा, जो एक निश्चित टाइम के लिए होता है। और तीसरा होता है आवर्ती जमा। ठीक है, इसके अलावा ऋण प्रदान किया जाता है, जहां पर कई प्रकार के लोन होते हैं। जैसे आपको अधिविकर्ष की फैसिलिटी प्रदान की जाएगी, ये भी लोन का एक तरीका है। जहां पर आपको नकद साख प्रदान किया जाएगा, जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, अलग अलग तरीके से। और एक देश में साख सृजन करने का काम भी व्यावसायिक बैंक को होता है। अब इसको डिटेल से लिखना है, जो ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है, कहीं प्रॉब्लम में बताइएगा। अब ये सारे कार्य बताना। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, आप इसके द्वितीय कार्य भी लिख दो यहाँ पर। द्वितीय कार्य, जिसको हम गौण कार्य के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, ये भी लिख देंगे तो आपका इनफ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी होता क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कुशल लोग जो किसी बाजार की स्थिति के अनुसार मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनको कार्य की प्राप्ति नहीं होता। वो चाहते हैं कि उनको काम मिले, लेकिन उनको कार्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसको अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अब अनैच्छिक बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। भारत में अनैच्छिक बेरोजगारी का सबसे पहला कारण है जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि, जनसंख्या का बड़ा तेजी से बढ़ना। दूसरा है अकुशल उत्पादकता, ठीक है। तीसरा है पूंजी में कमी। चौथा है शिक्षा की बदहाल अवस्था। भारत में शिक्षा उस स्तर पर नहीं है कि लोगों को रोजगार दिलवा सके, ठीक है। नंबर 5 है लोगों की गरीबी, गरीब लोग जैसे वो अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा है शिक्षा की बदहालावस्था, पूंजी में कमी, सरकारी अव्यवस्था। सरकार की अवस्था भी बेरोजगारों को उत्पन्न करने का एक प्रमुख कारण है। और चौथा है आज के टाइम में, वो है तकनीक का प्रयोग। आज के डेट में बहुत ज्यादा तकनीक का प्रयोग, ऐसे में लोगों को बेरोजगार होते रहना। अब इन सब के बारे में आपको दो लाइन डिटेल से लिखते चलना है और आपको इससे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सबसे पहले तो ये बताइए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ, ठीक है,
इस नियम के अंतर्गत किसी वस्तु के समान इकाइयों का जब लगातार उपयोग करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है और इसी कारण से इसको घटती सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर एच गोसेन ने किया था और इसे गोसेन के प्रथम नियम के नाम से जानते हैं और गोसेन ने मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया, जिसको बाद में प्रोफेसर मार्शल ने व्याख्या किया और मार्शल ने कहा कि जैसे जैसे वस्तु के समान इकाइयों का लोग प्रयोग करते रहते हैं, प्रत्येक इकाइयों के बढ़ने के साथ साथ उससे मिलने वाली उपयोगिता भी घटती चली जाती है और ये प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है जो उपभोक्ता अपने जीवन में प्रयोग करता है, यदि एक बार में वो एक ही वस्तु का प्रयोग करता है तो। अब इसके लिए आप उदाहरण देना है तो राशि बदक टेबल तैयार करना है। ये उपभोग की मात्रा होगी, यहाँ पर कुल उपयोगिता है और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता। वस्तु 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले वस्तु को भोग किया 40, फिर हो गया तुम्हारे पास 70, फिर हो गया 90, फिर हो गया 100, फिर हो गया 100, 90, 80। तो इसका मतलब होता है पहले से मैं 40 फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 0 हो गया, -10, फिर हो गया -10। ठीक है, तो इस स्थिति को बोलते हैं घटती, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्तर पर सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। ऐसे में जब ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे जहाँ पर सीमांत उपयोगिता ऊपर से नीचे की ओर हमारा कम होता है, जैसे इस प्रकार से होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उपयोग करते चले जाएंगे सीमांत उपयोगिता हमारी क्या होती है, कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये वाला स्तर होता चला जाएगा, आपको डाउन करना है। ठीक है, बाजार मांग की परिभाषा दीजिए, इससे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। बाजार मांग एक बाजार में उपस्थित सभी क्रेता यानी कि उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की कीमत निश्चित कीमत पर भागी गई मात्राओं का योग को बाजार मांग कहते हैं। मतलब एक बाजार में एक समय में जितने भी उपभोक्ता मौजूद होंगे वो सभी मिलके जो वस्तुओं को खरीदेंगे उसका जो टोटल होता है उसे हम क्या बोलेंगे, बाजार मांग। अब बात होती है बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। बाजार मांग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, तो इसमें कौन कौन से कारक हैं, सब तो 5-6 कारक तो लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, ठीक है। नंबर दूसरा क्या है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत, ठीक है। फिर क्या हो गया, उपभोक्ता की आय। चौथा क्या हो गया, भविष्य में वस्तु की कीमत बदलने की संभावना। उसके बाद क्या हो गया, उपभोक्ता की रुचि आदत, ठीक है। उसके बाद हो गया उपभोक्ता की अपेक्षा, उपभोक्ता क्या अपेक्षा करता है। नंबर 4 हो गया जनसंख्या और नेक्स्ट हो गया आय का वितरण, ठीक है। ये सब बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक है जिसको आपको लिखना है। और देन बेटा जब भी लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। आप इसको डिटेल से एक्सप्लेन करें या 2 लाइन में एक्सप्लेन करें, लेकिन हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक फर्म की कुल स्थिर लागत, परिवर्तनीय लागत तथा कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कुल स्थिर लागत, TFC। कुल स्थिर लागत उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर किए गए व्ययों के योग को स्थिर लागत कहते हैं। परिवर्तनीय लागत उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर किए गए व्यय को जो उत्पादन के साथ बढ़ता और घटता रहता है उसको परिवर्तनीय लागत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और
कुल लागत उत्पत्ति के किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए व्ययों का योग, जिसमें कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत दोनों ही शामिल होते हैं, उसको कहते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे जुड़े हैं, क्योंकि किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए स्थिर साधन परिवर्तन दोनों की आवश्यकता होती है, और दोनों के योग को ही क्या कहते हैं। जैसे ये स्थिर लागत उत्पादन के हर एक स्तर में समान रहता है, कुल परिवर्तित लागत 0 से शुरू होता है, ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, और इन दोनों का योग होता है कुल लागत, कुछ इस तरह से। तो ये तीनों ही एक दूसरे जुड़े हुए हैं। कैसे? फॉर्मूला होता है TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हो गया कुल लागत और औसत आय। कुल आय, औसत आय और सीमांत आय की अवधारणा को उदाहरण सहित समझाइए और व्याख्या कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कुल आय क्या होता है। कुल आय यानी कि टोटल रेवेन्यू। ठीक है, उत्पत्ति के सभी साधन, जितने भी हमारे पास साधन होते हैं, किसी वस्तु के सभी इकाइयों को बिक्री के बाद जो भी हमें प्राप्त होता है राशि, उस राशि को कुल आगम कहते हैं, कुल आय। और यहाँ पर कुल आगम निकालने के लिए बिक्री की मात्रा मतलब वस्तु की प्रति इकाई कीमत को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद है औसत आय। औसत आय, ठीक है, किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत को ही औसत आगम कहते हैं, जिसकी गणना करने के लिए कुल आगम को वस्तु की बिक्री की इकाइयों से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है, तो उसे औसत आगम कहते हैं। और लास्ट में है सीमांत आगम। सीमांत आगम MR, बिक्री की एक अतिरिक्त इकाइयां, जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों को बिक्री करने से जो आगम की आय की प्राप्ति होती है, जिससे कुल आय में परिवर्तन होता है, उसे सीमांत आगम कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है TRN माइनस 1। ठीक है, अब इन तीनों को आपको थोड़ा व्याख्यात्मक तरीके से लिखना है, उदाहरण के साथ लिखना है, तो आप बेटर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहां पर जब भी हम गुणक की बात करते हैं, गुणक जिसको हम निवेश गुणक के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई के। ठीक है, प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि एक अर्थव्यवस्था में जितना भी निवेश किया जाता है, निवेश करने से अर्थव्यवस्था में जो आय में वृद्धि होती है वो कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो जितने गुना अधिक वृद्धि होती है उसे गुणक कहते हैं। तो ऐसे में एक अर्थव्यवस्था में जब गुणक की बात करते हैं, गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन के बीच के संबंध को कहते हैं। यानी कि अब हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और गुणक को शॉर्टकट में बोलते हैं के। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आप कहते हैं इसकी गणना कैसी करती है, इसकी गणना के लिए इस प्रयोग, जैसे मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन हुआ कितना, 100 रुपए। ऐसे में आगे जाके आय में जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 400 रुपए। तो इसका मतलब होता है कितना हो गया गुणक, 400/100 यानी कि 4। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेट करके इसको दिखाना पड़ेगा। अधिक मांग की समस्या को आरेख के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अधिक मांग, जिसको अधिक मांग कहते हैं। अधिक मांग एक ऐसी स्थिति होती है अर्थव्यवस्था में जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में ज्यादा हो। यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति होती है जहां अर्थव्यवस्था का जो वास्तविक सामूहिक मांग है वो अर्थव्यवस्था के आवश्यक सामूहिक मांग की तुलना में ज्यादा होता है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसे अधिक मांग कहते हैं। आगे जाके इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। स्फीतिक अंतराल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और यही स्फीतिक अंतराल एक समय के बाद हम नॉर्मल लैंग्वेज में महंगाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैसे होता देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये अर्थव्यवस्था का सामूहिक पूर्ति है और यहाँ सामूहिक मांग होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो पॉइंट है ये होगा पूर्ण रोजगार यानी कि संतुलन का स्तर। ठीक है, ये है संतुलन। लेकिन हुआ ये, लोगों के बहुत ज्यादा पैसे हैं
तो इन्होंने सामयिक मांग बढ़ा दी, ये सामयिक मांग यहाँ पर हुई, क्योंकि एक समय के बाद पूर्ति में परिवर्तन होता नहीं, पूर्ति स्थिर हो जाती है। तो इन दोनों का अंतर, ये E1, तो इन दोनों का जो अंतर होता है इसी को बोलेंगे अधिक मांग। और ये अंतर जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी ही देश में महंगाई बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको रोकने के उपाय, कारण कई तरीके से पूछा जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। डाउट है तो पूछिएगा। पीडीएफ चाहिए तो theeconomicguru.com में जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? मांग और पूर्ति संतुलन कीमत को किस प्रकार? तो यहां पर आपसे पूछा गया संतुलन कीमत। संतुलन कीमत, संतुलन कीमत एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक विशेष कीमत पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो जाए? बराबर हो। ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि वस्तु की मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है और पूर्ति उत्पादों के द्वारा की जाती है, और उपभोक्ता कम से कम कीमत पर और उपभोक्ता उत्पादक ज्यादा से ज्यादा कीमत पर वस्तु को खरीदना चाहता है, बेचता ज्यादा, सॉरी। तो ऐसी कीमत जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर होता है, उसी कीमत पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अब बात है मांग और पूर्ति संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करती है? मांग और पूर्ति, वस्तु की मांग में परिवर्तन, क्योंकि उसका निर्धारण ही दोनों के द्वारा होता है। जैसे वस्तु की कीमत यहाँ पर है, ये हो गया कीमत 10, 20, वस्तु की कीमत है 10, 8, 6, 4, 2, और यहाँ पर हो गई आपकी मांग और यहाँ हो गई पूर्ति। तो ऐसे में कीमत के घटने से वस्तु की मांग हमारी क्या हो जाती है? बढ़ती हुई चली जाती है, और कीमत के घटने के साथ वस्तु की पूर्ति हमारी घटती हुई चली जाती है, इस तरह से। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर दोनों ही बराबर हो। अब मांग और पूर्ति में अगर परिवर्तन होता है तो यहाँ पर वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन होता है। कैसे? मान लीजिए ये हमारा संतुलन है, ठीक है, ये है मांग और ये पूर्ति, ये संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा। अब वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे में नया मांग वक्र यहाँ बन जाएगा। तो नए मांग बनने से हमारा देखिए वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो बस इस प्रकार से उदाहरण के साथ बताइए कि किस प्रकार से संतुलन कीमत पर हमारा क्या हो सकता है? प्रभाव पड़ सकता है। आगे बात करते हैं पूर्ति तथा पूर्ति के वक्र में से क्या अभिप्राय है? एक फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारण तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले तो बताइए पूर्ति किसे कहते हैं? सप्लाई। क्या बताना है? सप्लाई। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उत्पादकों के द्वारा या विक्रेता द्वारा बेची जाने वाली मात्रा को हम पूर्ति कहते हैं, ठीक है ना? वो मात्रा जो एक विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है। अब वस्तु की विभिन्न कीमतों पर पूर्ति वक्र, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी बेची जाने वाली मात्रा को जब वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो इस वक्र को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। अब पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक या पूर्ति के निर्धारक कारक की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला है वस्तु की स्वयं की कीमत। नंबर 2, अगर बात करते हैं उत्पादन के साधनों की कीमत। फिर अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट उत्पादन की तकनीक कैसी है। फिर अगर बात करते हैं सरकार की टैक्स नीति कैसी है, ठीक है। नंबर 5 की अगर बात करते हैं उत्पादन में फर्मों की संख्या कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फर्मों का उत्पादन के लिए उद्देश्य, फर्मों का उद्देश्य कैसा है। फर्म क्या लाभ कमाने के लिए उत्पादन कर रही है, बिक्री के लिए? तो उत्पादकों का यहाँ पर जो उद्देश्य बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब इनके बारे में आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है। फिर अगर बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को उचित चित्र के द्वारा समझाइए। पैमाने के प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? दीर्घकालीन। इसके अंतर्गत अगर उत्पादन के सभी साधनों में, उत्पादन के सभी साधनों को एक समान अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु के उत्पादन का पैमाना ही बदल जाता है। तो उत्पादन के पैमाना जो बदलता है वो साधनों में बदलने से होता है। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसी को पैमाने के प्रतिफल का कहते हैं। और ये प्रतिफल 3 प्रकार से होते हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल
और पैमाने के घटते प्रतिफल। सबसे पहले अगर बात करते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, बढ़ता प्रतिफल ये बताता है कि उत्पादन के साधनों में, जितना ये साधन हो गए, यहां पर उत्पादन हो गया, उत्पादन के साधनों में जितना वृद्धि किया जाता है उसकी तुलना में उत्पादन की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसको बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। दोनों में अगर एक समान वृद्धि होती है, जितना साधन में होता है उतना ही मात्रा में होता है, तो उसको स्थिर प्रतिफल कहते हैं। घटते प्रतिफल का मतलब होता है साधनों में जितना वृद्धि होता है उसकी तुलना में उत्पादन में कम वृद्धि होता है, इसको घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं और दीर्घकाल में लागू होता है, क्योंकि उत्पादन के कोई भी साधन यहाँ पर क्या नहीं होता, स्थिर नहीं होता है। मुद्रा की परिभाषा दीजिए एवं इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा एक अर्थव्यवस्था में वस्तु के विनिमय के बहुत साधन होता है जो देश की जनता के द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है और कानून रूप से उनको मुद्रा को क्या दिया, मान्यता प्रदान की जाती है। अब मुद्रा के कार्यों की बात करेंगे। मुद्रा के दो प्रमुख कार्य होते हैं, प्रमुख, एक मुद्रा के मुख्य कार्य होंगे और एक मुद्रा के द्वितीयक कार्य होंगे। आपको दोनों लिखना है। मुद्रा के मुख्य कार्यों की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला है कार्य है मुद्रा का विनिमय का माध्यम, दूसरा होता है मूल्य मापक का कार्य, और द्वितीय कार्य की बात करते हैं। यहां पर तीन कार्य है। नंबर एक मूल्य हस्तांतरण करना, दूसरा होता है स्थगित भुगतान करना, और तीसरा होता है मूल्य का संचय। ठीक है, इन पांचों कार्यों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तब जाके ये हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में, कोई डाउट है मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, थोड़ा इसको रिवाइज कीजिएगा, प्रॉपर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन संतुलन को स्पष्ट किया, भी थोड़ी देर पहले बताया था। पूर्ण प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु के अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं और उन सबके पास वस्तु समरूप वस्तुएं होती हैं और उसकी एक समान कीमत प्रचलित होती है। इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है, जिससे मुख्य रूप से वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। अब हेडिंग डालिए वस्तु की कीमत का निर्धारण। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कीमत जिस कीमत पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो, उस स्थिति को, अब उसका उदाहरण ले दीजिए टेबल बना के, और फिर उसका एक डायग्राम बनाइए, और डायग्राम इस तरह से बनाना है। अब ये कंप्लीट आपका आंसर हो जाए। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार समझाया है, तो उस हिसाब से इसका आंसर आपको प्रोवाइड करना है। पूर्ति की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच क्या है? वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के बीच के संबंध को कीमत लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। ये दर्शाता है कि वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है तथा वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन होता है, ये दर्शाता है। और वहीं पर इसके विभिन्न श्रेणियों की बात करते हैं। पूर्ति लोच की प्रमुख श्रेणियां, ठीक है, इसकी 5 प्रमुख श्रेणियां। नंबर एक ऐसा जहां पूर्ति लोच एक से ज्यादा इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। नंबर 2 इकाई से कम लोचदार पूर्ति। नंबर 3 ईडी लिख दिया, सॉरी ये ईडी नहीं होगा, ईएस होगा। ठीक है, नंबर 1 ईएस इज मोर देन 1। नंबर 2 इकाई से कम। नंबर 3 इकाई के बराबर। नंबर 4 अनंत। और नंबर 5
पूर्णतः बेलोजदार। अब इन सबको डिटेल से बताना है कौन कौन सी स्थिति है, आपको बताया गया है, नहीं बताया तो बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाधिकार का आशय स्पष्ट कीजिए। अल्पाधिकार की मुख्य विशेषता। अल्पाधिकार क्या है? तो यहाँ पर जब हम अल्पाधिकार की बात करते हैं, अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी अवस्था होती है जो किसी वस्तु का बहुत ही थोड़े से विक्रेता यहाँ पर मौजूद होते हैं और बाजार के थोड़े से हिस्से पर इनका अधिकार होता है। जैसे भारत का संचार बाजार, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, जहाँ पर कुछ ही विक्रेता है, जैसे वोडाफोन है, जैसे जियो है, जैसे एयरटेल है, जैसे BSNL है, 4 ही यहाँ पर खिलाड़ी है। तो इस प्रकार की स्थिति को अल्पाधिकार कहते हैं। इस अल्पाधिकार की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़े से विक्रेता होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वस्तुएं समरूप भी हो सकती हैं और वस्तुएं विभेदात्मक भी हो सकती हैं। नंबर 3, नई फर्मों का प्रवेश क्या सा होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 4, यहाँ पर बाजार में बहुत अधिक कैसी होती है, प्रतियोगिता बहुत अधिक होती है। नंबर, इस बाजार में वस्तु की विक्रय लागत अधिक होती है, बहुत अधिक विज्ञापन करना पड़ता है, विक्रय लागत बोलते हैं, ठीक है। नंबर 6, इस बाजार में थोड़े से विक्रेता, इस बाजार में कैसी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, वस्तु की अज्ञानता पाई जाती है। ना क्रेता को पूरा जानकारी होता है, ना ही विक्रेताओं के बारे में पूरा जानकारी होता है। अब इतने सारे पॉइंट को आपको डिटेल से लिखना है। नेक्स्ट हो गया, केंद्रीय बैंक की रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों की बात करेंगे। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की बात करेंगे, इसके जो गवर्नर है वर्तमान समय में संजय मल्होत्रा, इतना याद रखिएगा, मल्होत्रा। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य, नंबर 1 क्या करना, नोटों को जारी करना, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। नंबर 2, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। नंबर 3, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। नंबर 4, समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम, ऋणदाता का कार्य करना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है। नंबर 6, साख नियंत्रण का कार्य करना। और नंबर 7 हो गया विदेशी विनिमय का क्या करना, संरक्षण करना। अब ये सारे कार्य होते हैं, इन सभी कार्यों को आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा 2 से 3 लाइन के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उत्पादक तथा फर्म के संतुलन कुल आगम और कुल लागत वक्र की मदद से स्पष्ट कीजिए। ध्यान, अगर हम कुल आगम और कुल लागत की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा बिंदु जहां पर अधिकतम अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अधिकतम अंतर होगा तो लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर अधिकतम लाभ होता है, अधिकतम लाभ तब होगा जब उसका आगम अधिक हो और लागत क्या हो, न्यूनतम होता है। तो उस बिंदु पर उत्पादक संतुलन होता है। और इस संतुलन को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम एवं सीधी रेखा में होता है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इस बाजार में विक्रय लागत जो होती है हमारी घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसे में दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ये वाला डिफरेंस, ये हो गया K, ये हो जाएगा M, इस अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये अधिकतम लाभ हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, अधिकतम लाभ की स्थिति होती है, ठीक है। तो ये हो गया उत्पादक और फर्म का संतुलन। नेक्स्ट, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। तो अगर उत्पादन फलन की अगर बात करेंगे, उत्पादन
फलन। उत्पादन फलन बताता है उत्पादन के विभिन्न साधन तथा उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध। उत्पादन के साधन तथा उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। और उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालिक उत्पादन फलन के अंतर बताना है तो एक तरफ लिखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरी तरफ लिखिए हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल बहुत समय होता है जहां उत्पादन के सभी साधनों को हम एक साथ परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ पर उत्पादन के दो साधन होते हैं, एक होता है उत्पादन के स्थिर साधन और दूसरा होता है उत्पादन के परिवर्तनशील साधन। दीर्घकाल उत्पादन का दीर्घकालीन समय होता है जहां पर उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात यहाँ कोई भी स्थिर साधन नहीं होता है। नंबर 2, अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन को स्थिर रख के कुछ साधनों में परिवर्तन करने से उत्पादन की मात्रा में ही वृद्धि होती है, जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के साथ साथ उत्पादन के पैमाने में भी वृद्धि होती है। ठीक है, उत्पादन फलन अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत के नियम को हम एक साधन प्रतिफल का नियम कहते हैं, जबकि इसको पैमाने के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। तो आपको डिटेल से इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित से परिवर्तनशील अनुपात के नियम के 3 चरणों की पहचान कीजिए और प्रत्येक चरण के पीछे कारण भी बताइए। तो ये हो गया आगत इकाइयां 1 2 3 4 5। तो यहाँ हो गया भौतिक उत्पादन यानी कि टीपी, क्या हो गया 10 22 30 35 और 30। अगर उत्पादन के विभिन्न चरणों की पहचान करना है तो हमें निकालना पड़ेगा सीमांत उत्पादन, क्योंकि हर एक इकाई के बारे में सीमांत उत्पादन बताता है। तो इसके लिए निकालने का तरीका होता है TPn माइनस TPn-1। तो ये TP इसके ऊपर कुछ नहीं है, 10 घटाते चलिए इस प्रकार से 12, फिर हो गया 8, फिर हो गया 5, ये हो गया माइनस। तो यहाँ पर उत्पादन की अवस्थाएं, उत्पादन की अवस्थाएं, तो नंबर 1 1 2 ये हो गई अवस्था 1 2 3। यह हो गया बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, ये हो गया घटते प्रतिफल की अवस्था और ये हो गया हमारा ऋणात्मक अवस्था। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, यहाँ पर सीमांत उत्पादन घट रहा है और कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि हो रही है। यहाँ पर सीमांत उत्पादन नकारात्मक है और उत्पादन की मात्रा में कमी हो रही है। उत्पादन की 3 अवस्था है, इसको करके उसको एक एक लाइन में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा एक्सप्लेन करना हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यापारिक बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। एक देश में व्यापारिक बैंक की साख निर्माण, मतलब यहां पर साख निर्माण किसे कहते हैं? प्राथमिक जमा को द्वितीयक जमा में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को साख निर्माण कहते हैं। साख निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर प्राथमिक जमा और द्वितीयक जमा को आपस में एक्सचेंज किया जाता है, मतलब परिवर्तन किया जाता है। तो इसका मतलब होता है साख निर्माण करने के लिए सबसे जो जरूरी होती है मुद्रा गुणक, और मुद्रा गुणक का मतलब होता है के, और यहाँ पर के का फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक है, मानते हैं। और यहाँ पर साख निर्माण का फॉर्मूला होता है कितना किया, गुणक मल्टीप्लाई बाय प्राथमिक जमा। उदाहरण के लिए देखते हैं उदाहरण, यदि एक देश अर्थव्यवस्था में LRR हमारा कितना है 20% है, ठीक है, और वहीं पर प्राथमिक जमा 1000 रुपए है, तो हमें बताना है कितना साख निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले के निकाला जाएगा 1/LRR उनकी 20%, तो ये हो गया 100/20 यानी कि 5। इसका मतलब एक देश में जो साख सृजन है वो कितना हो सकता है, 1000 × 5 बराबर 5000। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस चीज को थोड़ा आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ये आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विविध गुणात्मक विधियों का उल्लेख कीजिए। जब गुणात्मक विधियों के बारे में बताया गया है तो गुणात्मक विधियां बेसिकली 3 होती हैं। नंबर 1
मार्जिन आवश्यकता, नंबर 2 साख की राशनिंग, नंबर 3 नैतिक कर्तव्य, और नंबर 4 इसमें लिख सकते हैं आप प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक है। अगर गुणात्मक के अलावा अगर दूसरा आता तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा कई बार मैंने समझाया। यहाँ पर पूरा 8 अवधारणा है, जहां पर आपको बताना है जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएमपी और एनएनपीएमपी के साथ साथ हमें बताना है एनडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी और एनएनपीएफसी। इन 8 अवधारणाओं को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। और एक्सप्लेन करने के बाद ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, सरकारी बजट क्या है, बजट के बारे में, और बजट घाटे के विभिन्न प्रकारों की बता। सरकारी बजट एक देश की सरकार के द्वारा देश के अनुमानित आय और व्ययों के कंप्लीट जो विवरण तैयार किया जाता है उसे सरकारी बजट कहते हैं। ये जो बजट होता है इसके अंतर्गत बजट घाटा होता है, और बजट घाटे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा राजस्व घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा, और एक होता है आपका प्राथमिक घाटा। ठीक है। अब इन तीनों प्रकार के घाटे को एक्सप्लेन करना है, और सबसे जरूरी है एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसका सूत्र भी लिखना है। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आपको तैयार करने, आपके एग्जाम के लिए 30 क्वेश्चन तैयार हो गए, मतलब आप अपने एग्जाम के लिए परफेक्टली तैयार हो। कोई भी डाउट हो मैं हूं, जरूर पूछिएगा अपने डाउट। कोई आंसर जो मैंने एक्सप्लेन किया है, हालांकि मैंने डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जो भी आंसर है आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, मुझे बताइएगा, वो आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एंड बाय।